हेलो फ्रेंड्स, ई वे बिल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। रिसेंट में अभी एक चेंज हुआ था ई वे बिल के रूल्स को लेकर, जिससे काफी पैनिक फैल गया था कि सर कैसे क्या चीजें होंगी, इतना कम टाइम मिल रहा है और ये रूल कैसे कंप्लाई होंगे, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वो जो एडवाइजरी आई थी उसको अभी फिलहाल के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने वापस ले लिया है। और जिसमें ये कहा गया है कि भाई वो जो एडवाइजरी आई थी ना 20/5/2026 को, ठीक है, जिसमें ये इन्फॉर्म किया गया था कि फॉलोइंग फंक्शनैलिटीज वुड बी इम्प्लीमेंटेड, उसमें दो चेंज किए गए थे, दो फंक्शन ऐड किए गए थे ई वे बिल पोर्टल पर या फिर ई वे बिल से रिलेटेड। वो दो चेंजेस क्या 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 थे, उन चेंजेस को यहां पर अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। वो चेंज क्या क्या थे वो समझ लेते हैं। पहला चेंज था बिल टू और शिप टू को केस में। नॉर्मली जीएसटी में क्या होता है, जिसके नाम का बिल होता है गुड्स भी उसी के पास जाता है। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर बिलिंग किसी और जीएसटी नंबर पर हो रही है, किसी और एड्रेस पर हो रही है और शिपिंग कहीं और हो रही है। जैसे हो सकता है मेरी कंस्ट्रक्शन की साइट कहीं और चल रही है, मैंने वहां के लिए मशीनरी परचेज करी। अब मैं हूं दिल्ली में, मेरी कंस्ट्रक्शन की साइट हो सकता है पंजाब में हो, हरियाणा में हो। तो मैंने मैन्युफैक्चरर से कॉल किया, मैंने कहा कि आप गुड्स को सीधा मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पे भेज दीजिए और मैं बिलिंग मेरे नाम पर होगी बिकॉज आईटीसी मुझे लेना है और शिपिंग आपको करनी है किसी और एड्रेस पर। तो सप्लायर थे ए लिमिटेड, बिलिंग हो रही है बी लिमिटेड के नाम पर, लेकिन जो गुड्स है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है सी लिमिटेड। पहले क्या होता था, आपको बस बी लिमिटेड का जीएसटी नंबर देना होता था और अगर ये जीएसटी में नहीं है तो यूआरपी लिख दीजिए। बट अब जो सी हैं जिनके एड्रेस पर शिपिंग हो रही है उनका भी जीएसटी नंबर लिखना मैंडेटरी होने वाला है। तो ये चेंज किया गया था, एक नई रिक्वायरमेंट यहां पर ऐड की गई थी कि भाई अब जो है ना 15 जून से आपको जो है जो शिपिंग एड्रेस है उसका भी जीएसटी नंबर आपको देना पड़ेगा। इससे जो मूवमेंट ट्रेल है वो और क्लियर होगी, मिसयूज वगैरह नहीं हो पाएगा और पता रहेगा कि हाँ गुड्स किस कहाँ से जा रहा है, बिलिंग कहाँ हो रही है और किसके पास जा रहा है। एक तो ये चेंज हुआ था, ठीक है। प्रैक्टिकल केस अभी हमने डिस्कस कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग के केस में हो सकता है, ट्रेडिंग के केस में भी हो सकता है, ई कॉमर्स हो सकता है सर, और जॉब वर्क के केस में भी हो सकता है थर्ड पार्टी डिलीवरी। हमने किसी को गुड्स भेजा था कि आप हमारे बिहाफ पे मैन्युफैक्चरिंग करिए, उसने मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर ली। अब हमने कहा गुड्स वापस हमें भेजने की जगह पर जो हमारा बायर है उसको भेज दीजिए। तो बिलिंग हो रही है किसी और के नाम पर, शिपिंग किसी और के नाम पर हो रही है। तो ये तो था पहला केस। दूसरा ये था, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि ई वे बिल बनाया, गुड्स भेज दिया, खत्म। अभी एक मैंडेटरी स्टेप नहीं था, हो सकता है फ्यूचर में मैंडेटरी हो जाए, बट अभी एक वॉलेंट्री स्टेप ऐड हो रहा था कि आप चाहो तो ई वे बिल को वॉलेंट्री क्लोज कर सकते हो। पहले आपने ई वे बिल जनरेट किया, फिर गुड्स का मूवमेंट हुआ, गुड्स डिलीवर हो गया। तो अभी तक ये स्टेप फॉलो कर रहे थे, एक स्टेप और ऐड हो गया कि भाई अब आपको ई वे बिल को क्लोज भी करना है। ये इसलिए कि हो सकता है बहुत सी ऐसी ड्यूरेशन भी होती हैं जहां पर गुड्स जो है कुछ घंटों में पहुंच जाता है, बट वैलिडिटी उसकी एक दिन की होती है। अब आप सोच के देखो, उस ई वे बिल को यूज करके हो सकता है कोई ऐसा गुड्स भी मूव कर जाए जिसके ऊपर जीएसटी पे ना हुआ हो, या फिर सही ई वे बिल पर ओरिजिनल गुड्स वो डिलीवर हो गया, फिर उसी ई वे बिल को यूज करके हो सकता है कोई फ्रॉड कर दे और एक ही ई वे बिल पर दो गुड्स मूव कर जाएं। हो सकता है सर, क्वाइट पॉसिबल। तो ये इस तरीके की एक ऑडिट ट्रेल को मेंटेन करना और ओपन ईवे बिल को कोई मिसयूज ना कर ले, ठीक है, और डिलीवरी अब कंप्लीट हो गई है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। तो इन चीजों का एक्सपीरियंस बेटर बनाने के लिए एक फंक्शनैलिटी ऐड करी गई कि भाई आप ई वे बिल को ना आप क्लोज भी कर सकते हो, जैसे जनरेट करते हो वैसे जाके क्लोज कर दिया आपने। अब वहां पर कोई भी अगर ई वे बिल का मिसयूज करेगा तो तुरंत वहां पर उसकी, जैसे ही वो स्कैन करेगा ऑफिसर, पता चल जाएगा कि ये ई वे बिल क्लोज हो चुका है। तो ये दो फंक्शनैलिटीज को ऐड किया गया और कहा गया था कि 15 जून से ये सारी चीजें एप्लीकेबल होने वाली है। अब टाइम पीरियड थोड़ा कम था तो थोड़ा सा पैनिक हो गया जो बिजनेसमैन थे या जो अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर थे, उनको भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। फिर ई वे बिल का अलग अलग एक पोर्टल है, जीएसटी का पोर्टल अलग है, हमें पता है। तो अब दोनों पोर्टल का आपस में इंटीग्रेशन हो रखा है, अब उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। तो इन चीजों को कंसीडर करते हुए
इस जो डेट जब से एप्लीकेबल हो रहा था 15 जून से, वहां से बढ़ाकर अब जो नई डेट है वो है सर 1 अगस्त। तो मतलब 1 अगस्त 2026 से जो भी ईवी बिल बनेंगे तो दो चेंज उसमें है। बिल टू शिप टू में आपको जीएसटी नंबर देना है एंड आपको ईवी बिल क्लोज करना है। एक्सटेंशन इसलिए दिया गया है कि बिजनेसमैन बार बार यहाँ से रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे और जो ट्रेड यूनियंस थी वो भी बार बार लेटर लिख रही थी कि सर बहुत शॉर्ट टाइम है, इतनी जल्दी चीज़ों को मेंटेन करना थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, हमें टाइम चाहिए। तो टाइम मिल गया। जो एपीआई वगैरह हैं, जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां हैं, ईआरपी वगैरह है ना, और जो अकाउंट्स डिस्पैच में होते हैं उनको भाई ऑब्वियस सी बात है उनको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। तो अब आपके पास सफिशिएंट टाइम है। जितने भी लोग जीएसटी पोर्टल को यूज करते हैं, जो उसके यूजर है, चाहे वो बैक एंड वाले हो एपीआई ईआरपी, चाहे वो फ्रंट एंड वाले हो टैक्स पेयर, सभी के पास सफिशिएंट टाइम है कि वो ट्रेनिंग दे सकते हैं और इसके लिए तैयार हो सकते हैं। तो भाई 1 अगस्त से पहले पहले ये चीजें कर लीजिए। आप कस्टमर का मास्टर डेटा बिल टू शिप टू के हिसाब से मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। ट्रांसपोर्टर और डिस्पैच टीम को ये जो नया प्रोसेस आने वाला है उसके लिए आप ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है। ईआरपी बिलिंग सॉफ्टवेयर वेंडर से ईवी बिल अपडेट कंफर्म करें। उनको जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसको जो भी कस्टमर केयर है कॉल करिए और बोलिए कि भाई इसको अपडेट करिए। जो अनरजिस्टर्ड शिप टू केसेस हैं उनके लिए अलग एसओपी होनी चाहिए। जो एपीआई यूजर हैं जैसे टेस्टिंग, वो टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम मिल चुका है, आराम से भी अभी जून है जुलाई है तो आप वहां पर टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो। जीएसटी टर्नओवर ई इनवॉइस ईवी बिल डेटा को रिकंसाइल कर सकते हो आप। और जो ब्रांच वेयरहाउस वगैरह कस्टमर साइड डिलीवरी मैपिंग आप रेडी रख सकते हो कि भाई मुझे कहाँ, आपको पता होता है ना कि आपको कहाँ कहाँ भेजना रहता है। और वॉलंटरी क्लोजर के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल मैट्रिक्स डिसाइड करें। मीन्स यहां पर आप चेक्स भी लगा सकते हो। आप अगर बिजनेसमैन हो तो आपने 2 स्टाफ अलॉट कर दिए, एक जो ईवे बिल क्या करेगा जनरेट और दूसरा करेगा उसको क्लोज। तो एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि भाई जैसे ही गुड्स पहुंचा आपको क्या करना है, ईवे बिल क्लोज करना है। तो ऐसे क्या होगा, प्रॉपर चीजें आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। या फिर जो जनरेट कर रहा है उसी को आपने कह दिया कि भाई आपको क्लोज भी करना है। ठीक है। इस तरीके से आप अपनी टीम को ट्रेनिंग भी दे सकते हो। तो ये एक अच्छा आप कह सकते हो चेंज है। बिकॉज 20 मई को एडवाइजरी आती है और 15 जून से एप्लीकेबल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कहा गया कि भाई जो रिप्रेजेंटेशन आ रहे थे अलग अलग ट्रेड यूनियन से, इंडस्ट्री से, सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब ये जो फंक्शनैलिटीज हैं इसको 1 अगस्त से एप्लीकेबल किया जाएगा इंस्टेड ऑफ 15 जून। तो ये एक चेंज है ईवी बिल से रिलेटेड। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ये चेंज आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर करिए और इसी तरीके के मजेदार वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।